चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। अमृतकाल में मोदी शाह की गुजराती जोड़ी वाली भाजपा के लिए ये लाइन एकदम सटीक है। कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, रिजल्ट हर बार वही आता है, बल्कि बीजेपी का लाभ बढ़ता ही जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यानी उनकी पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया, उसे रद्द किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम तरीके से बहाने किए और चीफ जस्टिस ने डांट के फटकार के लथार के सारे आंकड़े मंगवा लिए, तो उस दौरान ऐसा लग रहा था मानो हुजूर बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं और बीजेपी ने भी इसे ऐसे प्रदर्शित किया जैसे इस फैसले से उसका नुकसान हो जाएगा। लोगों ने ताली बजाया, सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही हुई, चंद्रचूड़ साहब आसमान में चढ़ा दिए गए। लोगों ने कहा कि चलो भाई, किसी ने तो नकेल कसा। मगर जो आंकड़े अब सामने आए हैं उनसे सवाल पैदा होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का जो फैसला आया था वो यूं ही आया था या फिर वो फैसला भी किसी प्लान का हिस्सा था, लाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ कई साल पहले से ही मामला चल रहा था, मगर अचानक से इस पर जोर शोर से सुनवाई शुरू हुई, सालों तक लटका रहा, फैसला आया, स्कीम रद्द कर दी गई और जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद वाले साल का रिकॉर्ड सामने आया है, यानी साल 2024-25 का जब रिकॉर्ड सामने आया है तो कहानी कुछ अलग ही नजर आने लगी है। आप भी इस रिकॉर्ड को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने का फैसला देश के लोकतंत्र, देश की जनता के लिए था या फिर यह भी किसी नॉन बायोलॉजिकल और उसके साथ घंटी बजाने वालों की आपसी अंडरस्टैंडिंग का कोई रिजल्ट है। आपके स्क्रीन पर जो रिपोर्ट दिख रही है वो बेहद गंभीर है। भारतीय लोकतंत्र को लेकर मात्र एक साल में चुनावी चंदा 3 गुना हो गया है और उस 3 गुने में बीजेपी का जो हिस्सा है वो इतना बड़ा है कि चौंकाने वाला है। कांग्रेस का इतना छोटा है कि वो भी चौंकाने वाला है और देश की बाकी अन्य राजनीतिक दलों का इतना छोटा है कि और ज्यादा चौंकाने वाला है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए टकटकी लगाकर वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आंकड़ों पर फोकस करिए और ये भी ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दबा के चंदा दे रही हैं और उस चंदे से उनको कौन सा लाभ मिलता होगा, अंदाजा लगाते रहिए। हमने कई बार दिखाया भी है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है चंदे की, लेकिन वो चंदा नहीं जो मोहल्ले में मंदिर और स्कूल के लिए इकट्ठा होता है। ये उस राजनीति का चंदा है जो चुनावों की धड़कन बढ़ाता है, नीतियों की दिशा बदल सकता है और लोकतंत्र में बराबरी के मैदान को ढलान में तब्दील कर देता है। खबर का शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किया, उसे अवैध घोषित किया, उसके बाद राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए मिलने वाला पैसा एक झटके में 3 गुना उछल गया है। और इसी उछाल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ नंबर नहीं, एक बड़ा सवाल है भारतीय लोकतंत्र को लेकर। क्या बॉन्ड हटे तो पारदर्शिता बढ़ी या खाली रास्ता बदल गया और खेल 3 गुना हो गया? रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के तुरंत बाद वाले साल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 19 में से 13 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट के योगदान की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि 13 में से 9 ट्रस्ट ने कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को 3,811.37 करोड़ रुपया देने की यानी दान करने की घोषणा किया है, यानी 38 अरब से भी ज्यादा, जो पिछले वर्ष 2023-24 के 1218 करोड़ के मुकाबले 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। यानी रकम सिर्फ बढ़ी नहीं, छलांग मार के कपार पे चढ़ गई है। और इस 3811.37 करोड़ के बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा पता है किसका है? मालूम तो होगा ही। रिपोर्ट में छपी जो तालिका है वो बता रही है कि बीजेपी को 3,112.5 करोड़ रुपए मिले, यानी कुल का करीब 82%। सोचिए, 100 में से 82% खाली बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस को मिला 298.77 करोड़, यानी 8% से भी कम, और बाकी अन्य दलों को मिलाकर करीब 400 करोड़ यानी उनको 10% के आसपास मिला, जिसमें लगभग 10 पार्टियों में बट गया। अब आप रुकिए, यही लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसे कितना मिला, सवाल ये है कि क्या चुनावों की प्रतिस्पर्धा जनता के भरोसे चल रही है या ट्रस्ट के ट्रांसफर पर टिक गई है।
अब जरा उन ट्रस्टों के नाम और उनके जरिए गए पैसों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी साफ होती है। सबसे बड़ा दानदाता ट्रस्ट है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने कुल 2668.46 करोड़ रुपए दिए। इनमें से 2180 करोड़ से ज्यादा रुपए अकेले बीजेपी को दिया और कांग्रेस को मिले सिर्फ 21 करोड़। सोचिए, बीजेपी को 2180 करोड़, कांग्रेस को खाली 21 करोड़। दूसरा बड़ा ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने कुल 914.97 करोड़ यानी 915 करोड़ दान किए। इनमें से 757.62 करोड़ बीजेपी को और 77.34 करोड़ कांग्रेस को मिला। तीसरा है न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, कुल 160 करोड़, इसमें से 150 करोड़ बीजेपी को, 5 करोड़ कांग्रेस को। फिर हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्ट है, कुल 35 करोड़ 65 लाख इसने दान किए। इनमें से 30 करोड़ 15 लाख बीजेपी को, कांग्रेस को 0 यानी नील बटे सन्नाटा। ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट कुल 25 करोड़ देता है, इसमें से 21 करोड़ बीजेपी को, कांग्रेस को अंडा। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन कुल 6 करोड़ दान करता है, इसमें 3 करोड़ बीजेपी को, कांग्रेस को फिर से अंडा। एंजिग्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट है, कुल 77 लाख रुपए दान करता है और ये पूरा का पूरा पैसा बीजेपी को देता है। जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट है, कुल 19 लाख, इसमें से 9.5 लाख बीजेपी को और 9.5 लाख कांग्रेस को। यहां बराबरी का मामला था। और एक ट्रस्ट है जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट, कुल 1 करोड़ रुपया इसने दिखाया कि दान किया है। इस तालिका में बीजेपी और कांग्रेस के कॉलम में 0 है और रिपोर्ट में टेक्स्ट में बताया गया है कि इस ट्रस्ट ने 1 करोड़ शिवसेना को दिए, यानी शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाले को। यानी तस्वीर यह है कि ट्रस्ट का रास्ता खुला, पैसा आया और उसकी धारा का मुख्य रुख एक ही तरफ तेज दिखाई देता है और इतना तेज कि उस बहाव में सब बह जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 4 ट्रस्ट जनहित, परिवर्तन, जय हिंद, जय भारत ने 2024-25 में 0 दान किया, यानी कुछ भी दान नहीं किया। अब बड़ा सवाल यह है कि चुनावी बॉन्ड हटने के बाद पारदर्शी कहे जाने वाले ट्रस्ट के जरिए इतना पैसा क्यों और कैसे बहने लगा। सवाल यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यूं ही खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही उस पर फैसला दिया, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने यूं ही उसको अवैध करार दिया, या फिर अवैध करार देने के पीछे भी कोई प्लानिंग थी? क्योंकि अगर उसके अवैध करार होने से, उस पर पाबंदी लगने से, उसको बंद करने से कुछ सुधार होना था, पैसे का बहाव रुकना था, तो फिर वो रुका क्यों नहीं? डबल कैसे हो गया? और क्या ये वही पैसा है जो पहले बॉन्ड के जरिए अंधेरे में बिना नाम पते के निकलता था? रिपोर्ट एक और तुलना देती है, ध्यान से देखिएगा। कौन कौन धन्ना सेठ हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भर भर के बीजेपी को और अन्य पार्टियों को पैसा दे रही हैं। हालांकि बीजेपी को जो मिल रहा है वो अथाह है बाकियों की तुलना में। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में बीजेपी को कुल 3,967.14 करोड़ रुपया वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिले थे, जिनमें से 43% यानी 1685 करोड़ से भी ज्यादा चुनावी बॉन्ड से आए थे। अब बॉन्ड खत्म हुए तो कंपनियां और दानदाता चेक, डीडी, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर के जरिए दान कर सकते हैं और पार्टियों को अपने योगदान रिपोर्ट में और ऑडिट में यह दिखाना होता है। यानी कागज पर तस्वीर ज्यादा साफ होनी चाहिए, लेकिन यहीं पर एक लोकतांत्रिक समस्या भी पैदा होती है। अगर सिस्टम सच में सुधर रहा है तो बॉन्ड खत्म होने के बाद दान कम क्यों नहीं हुआ, बल्कि 3 गुना क्यों बढ़ गया? क्या इसका मतलब यह है कि पैसा पहले भी था, बस रास्ता अलग था और अब ट्रस्ट के रास्ते ज्यादा सुविधाजनक हो गया है? रिपोर्ट के भीतर दानदाताओं के नाम भी आते हैं और वही नाम राजनीति की नस पकड़ने में मदद करते हैं। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट के प्रमुख योगदानकर्ताओं में टाटा ग्रुप की कंपनियों का जिक्र है। टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केईसी इंटरनेशनल ने अकेले जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान दिया और उस ट्रस्ट ने आगे 1 करोड़ शिवसेना को दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को जिन कंपनियों से पैसा मिलने का जिक्र है उसमें जिंदल स्टील एंड पावर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारती एयरटेल, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसे नाम शामिल हैं। हार्मोनी के बड़े दान का जिक्र भारत फोर्ज, सरलोहा एडवांस मटेरियल्स, कल्याणी स्टील से जुड़ता है। ट्रायम्फ में सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का बड़ा योगदान बताया गया है। जन कल्याण के दान का स्रोत फॉरएवर बिजनेस सॉल्यूशंस बताया गया है। न्यू डेमोक्रेटिक एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नाम आए हैं और कहा गया है कि इस ट्रस्ट के कुल 160 करोड़ में से 150 करोड़ बीजेपी को गया है। अब आपको याद तो होगा ही कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के मलिकार आए दिन बीजेपी के गुण गाते हैं ट्विटर पे। चाहे देश में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आप उनके मालिकों को देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में झुकाव रखते हैं और किस तरीके से सत्ता नियमों को, कानूनों को उनके पक्ष में तोड़ती मरोड़ती है।
अब इन नामों को सुनकर एक आम नागरिक के मन में ये स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ा दांव चंदे का है, सबसे बड़ा दबाव चंदे का है? और यहीं से खबर का असली नैतिक हिस्सा शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को इसलिए रद्द किया था कि जनता को पता चले राजनीतिक दलों को पैसा कौन देता है, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही आने के लिए। कहा तो यही गया था कम से कम। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य यही था, जिन लोगों पर धन उगाही के आरोप लगे, जिनको कहा गया कि ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर वसूली करते हैं, जिन्हें कहा गया कि ये चंदा के बदले धंधा देते हैं, उन लोगों पर जांच भी होनी चाहिए थी, उनको सजा भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर बॉन्ड हटते ही ट्रस्ट के जरिए पैसा 3 गुना बढ़ गया और उसका 80 से 82% हिस्सा खाली एक पार्टी के खाते में चला जाए, तो सिस्टम से सवाल उठेंगे ही। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ ये कह देना कि दान वैध है, ये पर्याप्त नहीं है। यह भी बताना पड़ता है कि दान का असर वैध है या नहीं। क्या नीतियां, ठेके, लाइसेंस, रेगुलेशन, टैक्स जांच, इन सब पर चंदे की छाया तो नहीं? मैं यहाँ किसी पर कोई आरोप साबित नहीं कर रहा, लेकिन एक पत्रकार का काम है कि वो पैसे के पीछे चल के सवाल पूछे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिपोर्टें तो हैं, लेकिन क्या ये जानकारी आम आदमी तक उसी तेजी से पहुंचती है जिस तेजी से पैसा पहुंचता है पार्टियों के पास, धन्ना सेठों का? क्या दान रियल टाइम में सार्वजनिक होना चाहिए ताकि चुनाव के बीच जनता जान सके कि पैसा किसका है, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है और जाने के बदले वो क्या पा रहा है? और क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि कुल चंदे का, ट्रस्ट जो चंदा दे रहा है उसका कुल 82% हिस्सा एक पार्टी को चला जाए और बाकी पूरा विपक्ष बचे खुचे 18% में सिमट जाए? आज इस खबर का सार यही है कि चुनावी बॉन्ड के खात्मे के बाद भी राजनीति में पैसे की नदी सूखी नहीं बल्कि सुनामी आ गई है, और तेज सुनामी आ गई है। और इस नदी के किनारे जनता खड़ी है, पूछ रही है कि लोकतंत्र का मालिक वोटर है या फंडर है, और जो ये सारा खेल रच रहा है वो कितना बड़ा लफंडर है? इसी सवाल को लेकर हम दूसरे हिस्से में जाएंगे, जहां हम इस पूरे मॉडल की आलोचना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना क्या थी, सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, और इलेक्टोरल ट्रस्ट का सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाता है या ताकतवरों का खेल और मजबूत करता है, और सबसे जरूरी इसका देश को क्या नुकसान हो सकता है, हमको, आपको, हमारे लोकतंत्र को क्या नुकसान हो सकता है, और सुधार का रास्ता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करके लोकतंत्र को एक संदेश देने का काम किया था कि राजनीतिक फंडिंग गुप्त नहीं हो सकती। जनता को पता होने चाहिए कि पैसा कहां से आता है और कहां को जाता है। लेकिन आज जो तस्वीर इलेक्टोरल ट्रस्ट के आंकड़ों से बनती है वो कहती है कि अंधेरा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है, और कुछ जगहों पर तो अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है कि वो ब्लैक होल बन गया है। सबसे पहले वही बुनियादी तथ्य दोहरा लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए कुल 3,811 करोड़ से भी ज्यादा चंदा राजनीतिक दलों को मिला, जो कि पिछले साल की तुलना में 200% से भी ज्यादा है। और इस रकम का करीब 82% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला। कांग्रेस को इसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिला है। बाकी पार्टियों को 400 करोड़ में संतोष करना पड़ा, 10 पार्टियों को। अब लोकतंत्र में चंदा कानूनी हो सकता है, लेकिन इतना असमान वितरण लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप से असमान बना देता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं लड़े जाते। चुनाव प्रचार, संगठन, विज्ञापन, आईटी, ग्राउंड मशीनरी, रैलियां, गाड़ियां, पोस्टर, डेटा और सोशल मीडिया के खर्चे से लड़ा जाता है। जब पैसा एक तरफ बहुत भारी और दूसरी तरफ नगण्य होता है तो मैदान में गेंद भी एक तरफ लुढ़क जाती है, जो कि लुढ़कती हुई दिख रही है। सवाल यह नहीं है कि किसी पार्टी को ज्यादा चंदा क्यों मिला, सवाल यह है कि क्या ये स्थिति देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लोकतंत्र के लिए ठीक है। चुनावी बॉन्ड में दानदाता का नाम जनता से छिप जाता था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक मानकर हटाया। इलेक्टोरल ट्रस्ट का दावा यह है कि यह तुलनात्मक रूप से ज्यादा पारदर्शी है, क्योंकि ट्रस्ट के योगदान रिपोर्ट में दान और वितरण का हिसाब दिखता है। ठीक है, लेकिन पारदर्शिता सिर्फ कागज पर नाम नहीं होती है, पारदर्शिता प्रभाव पर भी होनी चाहिए। जब बड़े कारपोरेट नाम, जैसे रिपोर्ट में जो आया है, टाटा ग्रुप की कई कंपनियां, मेगा इंजीनियरिंग, एयरटेल, अरबिंदो फार्मा, टोरेंट, महिंद्रा ग्रुप, भारत फोर्ज, सीजी पावर, जिंदल स्टील, जब इतने बड़े बड़े राजनीतिक फंडिंग के नेटवर्क में दिखते हैं तो नागरिक ये पूछेगा ही कि क्या नीति निर्माण में इसका असर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या नियामक संस्थाएं, जांच एजेंसियां, लाइसेंसिंग, पर्यावरणीय मंजूरी, सरकारी खरीद, टैक्स विवाद, इन सब पर फंडिंग के रिश्ते का कोई प्रभाव तो नहीं है? ये आरोप नहीं है, ये सार्वजनिक हित का सवाल है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर चुप्पी से नहीं मिलता, डेटा और नियम से देना पड़ता है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण मामला है त्रिकोण का। अभी पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सरकार, सेठ और सुप्रीम कोर्ट।
इस वीडियो में देखिए सुप्रीम कोर्ट, सरकार और केचुआ यानी चुनाव आयोग तीनों की भूमिका पर जनता की नजर है। हालांकि जनता कुछ कर नहीं रही है, खाली नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड हटाए, लेकिन क्या व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि उसी भावना के अनुरूप वैकल्पिक रास्ते भी जवाबदेह और सीमित हों? सरकार की जिम्मेदारी थी कि राजनीतिक फंडिंग को साफ सुथरा बनाने के लिए सुधार लाए, मगर ध्यान रखिए सरकार के मुखिया वही है ना जिन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो राजनीतिक चंदा है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा। न तो वो पारदर्शी था और न ही अब जो आया है इससे कोई सुधार देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक फंडिंग को समय पर आसानी से जनता की भाषा में सामने रखे, लेकिन आम नागरिक को यह जानकारी खोजने, पढ़ने, समझने में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत पैसा ट्रांसफर करने में नहीं लगती। और याद रखिए 19 में से 13 ट्रस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध होना भी सवाल बनता है। बाकी ट्रस्ट की जानकारी समय पर क्यों नहीं है? और अगर 4 ट्रस्टों ने शून्य योगदान दिखाया है तो क्या उनके पास दान नहीं आया या फिर कोई और खेल चल रहा है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पारदर्शिता का मतलब कुछ बताना नहीं होता है, सब बताना होता है। अगला मामला यह है कि ट्रस्ट मॉडल क्या है। ये मॉडल कहता है कि कंपनियां सीधे पार्टी को दान न देकर पहले ट्रस्ट को दान देती हैं, फिर ट्रस्ट आगे पार्टियों को दान देता है। सिद्धांत में यह साफ सुथरा लग सकता है, पर व्यवहार में यह दूरी पैदा करता है। कंपनी कह सकती है हमने तो ट्रस्ट को दिया, पार्टी कह सकती है हमें तो ट्रस्ट से मिला, और बीच में जनता पेंडुलम बन जाती है, पूछती रह जाती है कि असली रिश्ते की जवाबदेही कौन लेगा। खासकर तब जब आंकड़े बताते हैं कि एक ही ट्रस्ट जैसे प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले 2668 करोड़ बांटे, सोचिए लगभग 27 अरब रुपया, और इनमें से 22 अरब के आसपास उसने केवल बीजेपी को दे दिया। या न्यू डेमोक्रेटिक ने 160 करोड़ में से 150 करोड़ सिर्फ बीजेपी को दे दिया। या प्रोग्रेसिव ने 914 करोड़ में से, यानी मोटा मोटी 915 करोड़ मान लीजिए, इसमें से 757 करोड़ से भी ज्यादा एक तरफ यानी खाली अकेले बीजेपी को दे दिया। इससे ट्रस्ट एक निष्पक्ष मध्यस्थ कम और फंडिंग पाइपलाइन ज्यादा लगता है, यानी एक व्यक्ति के लिए, एक पार्टी के लिए काम करता हुआ ज्यादा दिखता है। और लोकतंत्र में पाइपलाइन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि पानी उसी खेत में जाता है जहां मोटर सबसे ताकतवर होता है। अगला सवाल यह है कि राजनीतिक फंडिंग का यह तरीका नीति को बाजार बना सकता है। यहां फैसले जनहित से ज्यादा हितधारकों के हित में ढलने लगे हैं। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि रिपोर्ट में पिछले साल 2023-24 बीजेपी को 3967 करोड़ से भी ज्यादा स्वैच्छिक योगदान और उसमें से 1685 करोड़ से भी ज्यादा चुनावी बॉन्ड से आने का जिक्र है। यानी पहले बॉन्ड थे, अब बॉन्ड नहीं है, पर पैसा कम नहीं हुआ, उल्टे ट्रस्ट वाला पैसा 3 गुना हो गया। तो जनता का संदेह जायज है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉन्ड अनाम थे, ट्रस्ट नाम वाले हैं, लेकिन वास्तविक खेल वही है, राजनीति और पूंजी का गठबंधन। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, गठबंधन को हम साबित नहीं कर सकते, कोई सबूतवा नहीं है ना, लेकिन जो है वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि खेल बहुत बड़ा है, लेन देन चल रहा है। संस्थाओं को खुद आगे आकर भरोसा पैदा करना पड़ेगा, और संस्थाओं में कौन लोग बैठे हैं, वो किस तरीके से भरोसे की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये आपको पता है। अब समाधान पर आइए, क्योंकि आलोचना का उद्देश्य सिर्फ नाराजगी व्यक्त करना नहीं, सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक फंडिंग का रियल टाइम या कम से कम तिमाही सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य करना चाहिए, ताकि चुनाव के वक्त जनता को पता रहे कि किस पार्टी के पीछे किसका पैसा है और कितना पैसा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट की रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज करके आम भाषा में सरल चार्ट डेटा के साथ पेश किया जाना चाहिए। इतना कठिन न कर दो कि आदमी समझ न पाए। आज डेटा है लेकिन नागरिक के लिए सुगम नहीं। राजनीतिक चंदे पर एक सख्त पारदर्शी कसौटी हो, सिर्फ ट्रस्ट का नाम नहीं, ट्रस्ट को पैसा देने वाली कंपनियों की सूची, रकम, तारीख और आगे किस पार्टी को कितना गया, सब एक क्लिक में दिखना चाहिए। सबसे जरूरी, राजनीतिक चंदे और नीति निर्णयों के बीच हितों के टकराव को रोकने के लिए नियम होने चाहिए। सरकारी ठेकों, रेगुलेटरी राहत, टैक्स विवाद, जांच, कार्रवाई, इन सब में निष्पक्षता दिखनी चाहिए और दिखानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है ना, लेकिन खाली कहता ही है, दिखता बहुत कम है। अच्छा, अगर एक पार्टी को कुल चंदे का 80 से 82% मिल रहा है तो ये कानूनी होने के बावजूद लोकतांत्रिक संतुलन के लिए खतरनाक है। इस पर संसद, चुनाव आयोग और नागरिक समाज को खुली बहस करनी चाहिए कि चुनावी प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम बराबरी कैसे सुनिश्चित हो। वरना होगा ये कि जनता वोट डालेगी, लेकिन प्रचार का शोर, सूचना का बाढ़ और विज्ञापनों की दीवार उसके निर्णय को धीरे धीरे कब्जा करने लग जाएगी, जैसा कि होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। और अंत में एक बहुत साफ बात, सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड हटाकर लोकतंत्र को एक नया मौका दिया था कथित रूप से। अब जिम्मेदारी सरकार और चुनाव आयोग की है कि वे उस मौके को सुधार में बदलें, न कि रूट बदलकर धंधे को 3 गुना कर दें। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।